My dear students, in this session we'll be taking up questions of average that have appeared in SNAP previous examinations. और ये सेशन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार होने वाला है. एंड तक बने रहेंगे तो एंड में हम कुछ इतने बढ़िया सवाल करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा. और ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, ना सिर्फ क्वांट में हेल्प करेगा, ना सिर्फ एवरेज में हेल्प करेगा, बल्कि और भी टॉपिक्स में हेल्प करेगा. मैक्सिमम मिनिमा जैसे क्वेश्चन या जहाँ पे कि आपको फ्लक्चुएशन होता है, वैल्यूज फिक्स नहीं होती है, वहाँ पे कैसे हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं, वैसे हमने और भी टॉपिक्स में देखा है. पर एवरेज में ऐसे सवाल थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो लास्ट में 2-4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन पे कि लेवल अप होगा और मज़ा आएगा. और क्वेश्चन सिंपल ही होंगे. क्वेश्चंस एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाले हैं. पहला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 50 वैल्यूज वाज 62. Later on it was discovered that two values were misread as 75 and 7 instead of 57 and 70. तो करेक्ट मीन इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? 50 वैल्यूज का मीन हमें गिवन है कितना? 62. गड़बड़ क्या हुई है यहाँ पे? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट टू वैल्यूज वर मिसरेड एज 75 एंड 7. तो मिसरीडिंग क्या हुई है वो समझो. 75 और 7 गलत पढ़ा गया है, मतलब कि 75 और 7 ये गलत वैल्यूज है, रॉन्ग वैल्यूज है. सही वैल्यूज है 57 एंड 70. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 30-40% स्टूडेंट तो यहीं पे गलती कर जाते हैं कि इसमें ये समझ लेते हैं कि 75 और 7 सही वैल्यूज है, 57 एंड 70 गलत वैल्यूज है. नहीं, ऐसा नहीं है. क्या है? इंस्टेड ऑफ मिसरीडिंग किया है. किसका मिसरीडिंग किया है? 57 और 70 का मिसरीडिंग किया है और इनको गलत पढ़ा गया है. ठीक है, तो 57 होना चाहिए था बट पढ़ लिया है 75, यानी कि 18 से बढ़ा दिया है वैल्यू को. 18 से बढ़ा दिया है. दिस इज करेक्ट वैल्यू. सो हमें 18 से घटाना पड़ेगा. सेकेंड वैल्यू है 70 और जिसको 7 मिसरेट कर लिया गया, यानी 63 से घटा दिया गया है. तो यहां पे हमें 63 एड अप करना पड़ेगा. क्या बात समझ में आती है? नेट में हमें 45 का इंक्रीज करना पड़ेगा. सम में कितना चेंज आएगा? 45 का चेंज आएगा. क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट मीन क्या होगा, यानी कि मीन में कितना चेंज आने वाला है. टोटल वैल्यूज है 50, सम में चेंज आने वाला है 45 का. तो न्यू एवरेज विल बी, या करेक्ट मीन हो जाएगा हमारा, करेक्ट मीन हो जाएगा इनिशियल मीन जो कि वैल्यू है हमारा 62 प्लस जो चेंज आ रहा है दैट इज ऑफ 45. और चेंज आ रहा है कितनी वैल्यूज में? 50 वैल्यूज में. 45 डिवाइडेड बाई 50, सो दैट विल बी 62.90. दिस विल बी अवर आंसर. इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इफ टैक्सेस आर 125% ऑफ प्राइसेस देन एवरेज ऑफ टैक्सेस फॉर गिवन प्राइसेस 35, 34, 35.5, 37, 37.8 एंड 37.5 एंड 38. क्या होगा? एवरेज ऑफ टैक्सेस बताना है, एवरेज ऑफ प्राइसेस नहीं बताना है. टैक्स हमारा प्राइस का 125% है. टैक्स इज 125% ऑफ प्राइसेस. तो सबसे पहले इन प्राइसेस का एवरेज ले लें. और कैसे एवरेज लेंगे? अगर सम करके एवरेज लेंगे सबका तब तो फिर हो चुका. एवरेज लेने का अप्रोच हम क्या रखेंगे? हमेशा जो सबसे सिंपल अप्रोच हो. 35, 34, 35.5, 37, 37.5 एंड 38. दीज आर ऑल द वैल्यूज. ओके. एवरेज लेने के लिए हम इनमें से किसी एक वैल्यू को अपना एवरेज ऑलरेडी मान लेंगे और सब वैल्यूज का उससे डेविएशन कैलकुलेट करेंगे. सबसे छोटी वैल्यू को मान लेते हैं 34. लेटेस्ट से अपना एवरेज है 34 से बाकी वैल्यूज कितना कितना ज्यादा है बस इतना देख लेते हैं. 35 एक ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ये तो है ही 34. दिस इज 1.5 एक्स्ट्रा. ये हल्का सा नॉइज आ रहा होगा बाहर से, फोकस करना है हमको क्वेश्चंस पे. ठीक है. और क्योंकि आज सेशंस थोड़े से ज्यादा हैं तो बियर अप. ठीक है, बियर करो आप. और नेक्स्ट क्वेश्चन है +3. नेक्स्ट हमारा डेविएशन आ रहा है. फिर नेक्स्ट में आएगा प्लस का 3.5, फिर आएगा प्लस का 4. टोटल डेविएशन कितना हो गया? 1 + 1.5 2.5 + 3 5.5 + 3.5 यानी कि 9 + 4 13. तो 13 एक्स्ट्रा है और नंबर है टोटल हमारे 6. तो 13/6, 34 + 13/6, दिस इज अवर एवरेज. और कितना आएगा? दिस विल बी 36 पॉइंट समथिंग. हमें चाहिए क्या? ये एवरेज है, प्राइसेस का एवरेज है. टैक्स का एवरेज क्या होगा? टैक्सेस विल बी 36 पॉइंट वट एवर थिंग दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 5/4, यानी कि 9 5 45 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर. और इसलिए ये समथिंग लिखा हमने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा है, हालांकि 36.17 आएगा. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस विल बी 17, तो अप्रॉक्सीमेटली 45.20, यानी कि ऑप्शन डी वैल्यू आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच करता तो कैसे अप्रोच करता? तरीका ठीक है, हमने सीख लिया, शॉर्ट में भी सीख लिया, बट इसको अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम में, जहाँ पे कि टाइम हमारे पास कम है. तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज कि सारी वैल्यूज जो हमें गिवन है, 34 सबसे छोटी वैल्यू है और हमें चाहिए 125%, यानी 34 का 125% कितना होगा? दैट विल बी 34 + 8.5. और ये लिखूंगा नहीं बिकॉज 34 इज 17 × 2, तो यानी कि 34 + 8.5 यानी कि 42.5 से बड़ी कोई वैल्यू हमारा आंसर होगी. क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर इतनी सी बात समझ में आती है तो ए और बी आंसर नहीं होगा. ठीक है. फिर 34 से कितना ज्यादा है? तो ये भी मैनुअली कर सकते हैं हम. 1 + 1.5 यानी 2.5
+3 5.5 +3.5 9 +4 9 +4 13 13 ज़्यादा है, 13/6 यानी कि 2 ज़्यादा, बाकी कहानी आप समझते ही हो। पर जितना ज़्यादा चीज़ों को हम वर्बली बिना लिखे हुए करने की कोशिश करेंगे, दिमाग में करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, पेस भी बढ़ेगा, क्योंकि लिखने में समय जाता है, लिखना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को मैनुअली कर सको तो ये क्वेश्चन आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में आपको नंबर दिलाएगा। बाकी लिख के करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज m एंड एवरेज ऑफ 3 ऑफ दीज इज p, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज n, तो क्या इक्वेशन बनने वाला है? 9 नंबर्स का अगर एवरेज m है, देखो अगर एवरेज हमें किसी नंबर्स का गिवन है m, तो सम क्या होगा? सम होगा 9m ऑब्वियसली। सिमिलरली 3 नंबर्स का एवरेज है p, सम होगा 3p। बचे हुए 6 का एवरेज है n, तो सम होगा 6m। और ये दोनों सम इस वैल्यू के बराबर होंगे। बस अब 3 से कैंसिल आउट कर दोगे तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी 3m = p + 2n। खत्म सवाल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is n if next 2 numbers are also included, एवरेज क्या होगा? एवरेज बढ़ेगा घटेगा? कितने से बढ़ेगा कितने से घटेगा? जब भी हम एवरेज इस तरह से निकालें, consecutive numbers का हमारा एवरेज है और हम उसमें कुछ नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, देखो अगर सम हमारा 2 कदम चलेगा तो एवरेज 1 कदम चलेगा। जितना हमारा सम आगे जाएगा उससे आधा एवरेज आगे जाएगा। एवरेज थोड़ा स्लो आगे जाता है, क्योंकि एवरेज हमेशा मिडिल में रहेगा ना, जितनी वैल्यूज उनके मिडिल में रहेगा। तो अगर हमारा जो नंबर्स हैं हमने 2 इंक्रीज किए हैं तो एवरेज सिर्फ 1 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में 2 से इंक्रीज किए हैं हमने नंबर्स को, तो एवरेज हमारा 1 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि क्योंकि कोई भी 5 consecutive नंबर्स के लिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 के लिए एवरेज क्या होगा? मिडिल वैल्यू होगा जो कि 3 होगा। अब अगर हमने इसमें 6 और 7 को और एडिशनली ऐड कर दिया तो क्या होगा? अब हमारे पास 7 नंबर्स हो गए, तो एवरेज हमारा हो जाएगा 4, यानी कि 3 से 4 पे पहुंच गया, 1 का एडिशन हुआ, आंसर विल बी +1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 मेंबर्स इन अ कमिटी, इफ वन ऑफ देम इज रिप्लेस्ड बाय अ यंगर मेंबर सच दैट एवरेज एज ऑफ द कमिटी इज एज इट वाज 6 years ago। क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, उसने एवरेज साफ साफ नहीं बताया, उसने कहा एवरेज वैसा ही हो जाएगा जैसा इट वाज 6 years ago। बट 6 years ago क्या था? सबकी एज 6 साल कम थी। 6 years ago एज ऑफ एवरी पर्सन, एवरी मेंबर इन द कमिटी वाज 6 years लेसर, यानी कि एवरेज इज नाउ 6 years लेसर आफ्टर द रिप्लेसमेंट, यानी कि एवरेज में 6 का डिडक्शन आया, दैट इज ऑल। ठीक है, तो अगर रिप्लेसमेंट की वजह से एवरेज में 6 का डिडक्शन आया है, एवरेज हमारा 6 से कम हो गया है, तो सम पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 मेंबर्स हैं तो सम 6 × 4 24 से कम हुआ होगा। इज इट सो? और सम 24 से कम हुआ है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि नया वाला मेंबर कितना यंगर है मेंबर रिप्लेस से, तो 24 years यंगर है। ऑप्शन बी आंसर है अपना। क्लियर? ओके, समझ में आती है बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 different positive numbers are written in ascending order. This question was asked this year itself. 1/4 of the average of all the 4 members is 24 less than the greatest of these numbers. तो अगर A B C D हमारे 4 नंबर्स हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि A is less than B, B is less than C, C is less than D, ये हमारे 4 नंबर्स हैं। 1/4 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स, एवरेज होगा A + B + C + D डिवाइडेड बाई 4, और इसका भी 1/4 इज 24 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि D से 24 लेस होगा। ये हमारी इक्वेशन बनी। D हमारा लार्जेस्ट नंबर है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 32, तो A + B + C डिवाइडेड बाई 3 इज 32। सो A + B + C हमारा आ जाएगा 96। बस इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, सो ये आ जाएगा 96 + D डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू D - 24। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करोगे? 96/16 कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 6। तो 6 + D/16, 6 + D/16 इज इक्वल टू D - 24। ठीक है, सो D - D/16 कितना हो जाएगा? और ये 24 को इधर लेके आ जाओ, सो D - D/16 विल बी 15 D/16 एंड 6 + 24 हो जाएगा 30, 15 2 = 30, तो D विल बी इक्वल टू 32। आंसर आ जाएगा 32, ऑप्शन ए। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू ये है कि लार्जेस्ट नंबर हमारा 32 आ रहा है, तो बचे हुए 3 नंबर्स का एवरेज 32 कैसे आ जाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल, बट एनीवे आंसर हमारा 32 होगा। क्लियर है? क्योंकि ये छोटी मोटी गलतियां तो स्नैप में होती रहती है, उनकी आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स A B C and D इज 35। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को, बाद में सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड
वेरी इजी क्वेश्चन, अगर एक बार समझ में आया था। तो नहीं समझ में आता तो फंसाने वाला सवाल है, अटक जाओगे, डी भी मार्क कर दोगे, ठीक है। या क्या करोगे मुझे नहीं पता। सॉल्व करते हैं इसको। तो ए बी सी डी 4 हमारे प्राइम नंबर्स है और गिवन है हमें ऑर्डर भी उनका कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन डी। ए एंड डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 36। तो 36 से इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या हुआ कि एक हमारा 36 से बड़ा होगा और एक 36 से छोटा होगा। और ऑब्वियसली ए और डी में ए छोटा है, तो ए हमारा 36 से छोटी वैल्यू होगी और डी 36 से बड़ी वैल्यू होगी। कितना छोटे या बड़े होंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ए और बी इक्विडिस्टेंट है 30 से, और जाहिर सी बात है ए इज लेस देन बी, यानी कि ए 30 से छोटा नंबर है और बी 30 से बड़ा नंबर है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? यहां से हमें एक हिंट मिल गया कि ए इज लेस देन 30 फॉर श्योर एंड बी इज ग्रेटर देन 30 फॉर श्योर। सिमिलरली डी इज ग्रेटर देन 36 फॉर श्योर। और ए 30 से छोटा, 36 से छोटा तो होना ही है। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी क्या होगा। हमें एवरेज पता है एबीसीडी का, दैट इज 35। एबीसीडी का एवरेज इज 35 और अगर एवरेज 35 है तो सम क्या होगा? सम होगा 140। ओके देन, अब प्राइम नंबर्स लिखते हैं 30 के आसपास के। ए क्योंकि 30 से छोटा है, 30 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होंगे? एक तो है 23, फिर आएगा 29, फिर 30 से बड़े में 31, 37, 41, 43, 47, ये सारे हमने प्राइम नंबर्स लिख दिए। अब एबीसीडी की प्रोबेबल वैल्यूज इन्हीं में से होंगी। क्यों होंगी? बिकॉज क्वेश्चन सबसे पहली लाइन में ही कह रहा है 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। सो ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, अगर आपने सॉल्व किया होगा पॉज करके, तो मिस कर दी होगी इस लाइन को, समहाउ प्राइम नंबर्स को मिस कर गए होगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर नहीं है, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो ए हमारा क्या क्या हो सकता है? अब थोड़ा केस बना के देखते हैं। ए 23 हो सकता है, ठीक है, ए 23 हो सकता है, या फिर 29 हो सकता है, इजंट इट सो? या फिर और छोटी वैल्यू अगर लेना चाहे तो 19 भी ले सकते हैं कि चलो 19 भी हो सकता है, ये भी ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर ए 23 है हमारा, तो फिर उस केस में बी हमारा क्या होगा? क्योंकि ए 30 से जितना छोटा है, बी 30 से उतना ही बड़ा है, यानी कि उस केस में बी विल बी 37। सिमिलरली अगर ए 29 है तो बी विल बी 31, अगर ए 19 है तो बी विल बी 41, ठीक है। और फिर ए और डी के बारे में कहा गया, ए 36 से जितना छोटा है, 13 छोटा है पहले वाले केस में, तो डी 13 बड़ा होगा, यानी कि 49 होगा। 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड वाले केस में ए 36 से 7 छोटा है, तो डी 36 से 7 ज्यादा होगा, यानी 43 होगा, हो सकता है। थर्ड केस में ए 36 से 17 छोटा है, तो डी 36 से 17 ज्यादा, यानी 53 होगा, ठीक है। ये वैल्यू भी हो सकती है। क्या बात समझ में आती है? क्लियर है? अब बात करते हैं सी के लिए कि सी हमारा क्या वैल्यू होगा। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा 140 है, तो ए अगर 29 है, बी 31 है, ए प्लस बी मिला के 60 हो गया, डी मिला के 103 हो गया, यानी कि सी 37 आ जाएगा। इस केस में 60 है, 113 है, यानी कि 27 आ जाएगा। तो 27 तो हो नहीं सकता, तो ये भी हमारा केस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू 17 भी ले सकते थे, 17 हो गया, 43 हो गया, और फिर 17 हमारा 19 छोटा है, तो 19 ऐड कर दो 36 में, यानी कि 55। तो ऑब्वियसली ये केस भी नहीं बनेगा, ठीक है। बस वो वैल्यूज में बढ़ा नहीं रहा हूं अननेसेसरी, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। क्लियर है? उनकी जरूरत नहीं है। अदरवाइज और भी आप वैल्यूज को लेके देखो कि यहाँ पे 13 को भी चेक कर लो, 13 है तो दिस विल बी 47, और 13 23 छोटा है, 23 बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 59। दिस इज 60, तो 119, यानी कि 21 आ जाएगा, अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डेफिनेट हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है 29, 31, 37, 43, दिस विल बी अवर आंसर। और ए और डी के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आ रहा है 14 का, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज मोर सूटेड एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग देन एवरेज, इजंट इट सो? बट एवरेज में डिस्कस कर रहे हैं इसको। क्लियर है? समझ में आती है बात ये? ठीक है, बिकॉज क्वांट के सेक्शन में आया था। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज अ बैट्समैन वाज हैविंग 32 रन्स पर इनिंग एज हिज एवरेज आफ्टर 15th इनिंग्स। 15th इनिंग के बाद में उसका एवरेज है 32। हिज एवरेज इंक्रीज्ड बाई 2 रन्स आफ्टर 16th इनिंग्स, व्हाट वाज हिज स्कोर इन द 16th इनिंग। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करना है, देखो एवरेज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि एवरेज एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। सारे नंबर्स जितने भी नंबर्स होंगे, यानी 15 इनिंग में जो जो उसने रन्स बनाए होंगे, उनके लिए हमने एक नंबर पिक कर लिया, यानी कि सारे नंबर्स को जोड़ के डिवाइड बाई 15 किया, और हमने कहा है 32 रन्स है एवरेज। एवरेज होने का मतलब क्या हुआ? जैसे बैटिंग एवरेज की बात करते हैं या कभी भी एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज सेज कि भाई ये बंदा
ऑलमोस्ट ऐसा परफॉर्म करता है जैसे कि एग्जाम में परसेंटेज ऑफ मार्क्स आता है कि आपके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ के डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करके परसेंटेज आपका आ गया, ठीक है, कि इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि वो एक आपका एस्टिमेट दे रहा है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, गुड हो, एक्सीलेंट हो, एवरेज हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही एवरेज का अपना काम है। एवरेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो 32 रन पर इनिंग का मतलब ये हुआ कि अगर हम हर एक इनिंग में 32 रन दे दें इसको 15 इनिंग्स में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि हर एक इनिंग में 32 रन बनाए उसने, तो भी कोई समस्या नहीं है। ये मतलब हुआ था 15। सम तब भी वही आएगा हमारा जो एक्चुअल केस में आया होगा। अब क्वेश्चन में हुआ क्या कि 16th इनिंग के बाद में एवरेज 2 से बढ़ गया, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि अगर 16th इनिंग में भी उस बंदे ने 32 रन ही बनाए होते, बैट्समैन ने अगर 32 रन ही बनाए होते 16th इनिंग में, तो क्या एवरेज बढ़ता? ऑलरेडी सब में 32 बनाए थे, 16th में भी 32 बना देता तो एवरेज नहीं बढ़ता, एवरेज उतना ही रहता जितना ऑलरेडी था, लेकिन एवरेज बढ़ा है। और कितने से बढ़ा है? 2 रन से बढ़ा है। यानी कि 16th इनिंग में अगर उसने 32 ही बनाए होते तब तो एवरेज नहीं बढ़ता, उतना ही रहता। बट एवरेज में कितना एडिशन आया? 2 रन का एडिशन आया, यानी कि हर एक इनिंग में 2-2 रन उसने और जोड़ दिए। 32 तो बनाए ही बनाए, साथ में हर एक इनिंग में, टोटल 16 इनिंग्स है, हर एक इनिंग में 2 रन जोड़ दिए। कितने जोड़े? जितने का एवरेज इंक्रीज किया है, यानी 16 इंटू प्लस 2। तो 32 प्लस 32 64 रन बनाए हैं, ठीक है। और ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है सारी की सारी वैल्यूज 32 बार बार, ठीक है। 32 तो बनाए ही है, उतना बनाए होंगे जितना एवरेज था पहले, और साथ में जितने से बढ़ा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय सोमेश इन द फर्स्ट 4 इनिंग्स इज 50। यानी कि फर्स्ट 4 इनिंग्स में सोमेश का कितना रन है? 4 इंटू 50, यानी कि 200 रन है टोटल। फिर क्या हुआ? रन स्कोर्ड इन द 5th इनिंग्स अगर हम इंक्लूड करते हैं तो एवरेज 62 हो जाता है। रेजेस टू 62, रेजेस बाई 62 नहीं है, ठीक है। बाई होता मतलब कि 62 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बट 50 से 62 हुआ है, यानी कि 12 रन से इंक्रीज किया है। तो अगर एवरेज में 12 का इंक्रीज आया है 5 इनिंग के बाद में, तो अगर 5th इनिंग में भी उसने 50 रन ही बनाए होते तो एवरेज में इंक्रीज थोड़ी होता। बट इंक्रीज आया है 12 का टोटल 5 इनिंग्स में, तो 12 इंटू 5 एक्स्ट्रा बनाए होंगे, तो 50 प्लस 12 इंटू 5, यानी कि रन इन 5th इनिंग हो जाएंगे हमारे बराबर 50 प्लस 60 110 रन। और 6th इनिंग में 10 और बनाए हैं, यानी कि 6th इनिंग में रन हो जाएंगे उसके 110 प्लस 10 120 रन। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 5 इनिंग्स इज 80, तो रन स्कोर्ड इन फर्स्ट इनिंग क्या होगा, ठीक है। तो 200 रन बनाए पहले 4 इनिंग में, और फिर 5th और 6th में 110 120, टोटल रन कितने हो गए? 200 प्लस 110 प्लस 120, यानी कि 430। और क्वेश्चन कह रहा है आखिरी की 5 में बनाए हैं 80 एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो लास्ट 5 में 5 इंटू 80 400 रन बनाए हैं, जबकि टोटल 6 में बनाए हैं 430, तो यानी कि पहले वाले में 30 रन बनाए होंगे। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। In an India-Pakistan 20 over cricket match, Pakistan played first and India had to chase a high score. Rain created havoc and the number of overs was reduced to 18. 20 ओवर्स का मैच था, 2 ओवर कम हो गया, 18 ओवर्स में इंडिया को 144 रन बनाने हैं, दैट इज द टारगेट। पर हुआ क्या कि पिच में नमी आ गई, ठीक है, और जो भी बाकी फैक्टर रहे कि इनिशियल 5 ओवर्स में इंडिया ने एवरेज स्कोरिंग रेट कितना है? 6 का है, यानी इनिशियल 5 ओवर्स में रन कितने बने? 5 इंटू 6 30 रन बने हैं। नेक्स्ट 5 ओवर्स में एवरेज इंक्रीज किया है, 8 का हुआ, ठीक है, तो 5 इंटू 8 40 रन बने। फिर 5 पे डिक्लाइन कर गया, नेक्स्ट 5 ओवर्स में विकेट्स गिर गए, ठीक है, तो 5 का डिक्लाइन हो गया, 5 इंटू 5 यानी कि 25 रन बने हैं अगले 5 में। टोटल रन कितने बन गए? 30 40 25, यानी कि 95 रन बन गए हैं। 3 ओवर अभी बचे हैं, 3 ओवर्स बचे हैं, विराट कोहली क्रीज पे है, ठीक है। 3 ओवर्स में कितने रन बनाने को रह गए? 144 माइनस 95, यानी कि अभी भी 49 रन बनाने को रह गए हैं 3 ओवर्स में, बन जाएंगे। पर कितना स्कोरिंग रेट है, कितना चाहिए? एवरेज क्या है? 49/6 है, 49/3 है, यानी कि 16.33 रन। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, A company employs 35 people whose average age is 45 years. 35 लोग हैं कंपनी में जिनका एवरेज है 45 ईयर्स, ठीक है। फिर the 10 most aged people have an average age that is 20% more than the average of all the 35 people in the company. तो जो 10 most aged हैं, ठीक है,
10 मैप मोस्ट एजेड पीपल, तो उनके साथ क्या कहानी है कि उनका एवरेज 20% ज़्यादा है, 20% यानी कि 1/5 ज़्यादा है 35 से, तो क्या एवरेज आ गया इनका 6/5 इंटू 35, सो 40, एक सेकेंड, 6/5 इंटू 45 होगा, ठीक है, 45 एवरेज, सो 6 इंटू 9, 54 ईयर्स होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 3 न्यू एम्प्लॉइज एजेड 32, 35 एंड 30 ज्वाइन द कंपनी, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज एज ऑफ द सेम 10 मोस्ट एजेड पीपल एंड एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द कंपनी। तो सेम 10 जो मोस्ट एजेड पीपल है उनका तो एवरेज अभी 54 ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा 54 लिखा गड़बड़ हुआ है तो अच्छे से इसको लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो कहीं पर, ठीक है, 54 है, इनका एवरेज तो चेंज नहीं होने वाला है, बट कंपनी का जो एवरेज है वो चेंज होने वाला है, बिकॉज 3 नए लोग ऐड हुए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 38, और ये जो 3 नए लोग ऐड हुए, ऑलरेडी हमारा एवरेज 45 ईयर्स था, जो 3 नए लोग ऐड हुए इनमें से एक बंदे का एज है 32, एक का है 35, एक का है 30, 32 एवरेज से कितना कम है 13 कम है, 35 कितना कम है एवरेज से 10 कम है, 30 एवरेज से 15 कम है, यानी टोटल इनका सम में कितना कमी करने वाले हैं 10 + 13 23 + 15 38, यानी -38 होगा सम से। अगर इन सबका एज 45 होता तो एवरेज हमारा चेंज नहीं होता, पर इन सबका एज मिला के सम में 38 कम है, 38 कम है, यानी एवरेज में क्या चेंज आएगा, एवरेज क्या में चेंज क्या आएगा, इनिशियली एवरेज था 45, फाइनल एवरेज हो जाएगा हमारा, फाइनल एवरेज FA विल बी इक्वल टू 45 माइनस कितना है 38 कम है, और डिवाइड बाई 38, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी 38 है, ठीक है, ये वाला 38 न्यूमरेटर में है और ये जो नीचे वाला है ये टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो 45 - 1 यानी कि नया एवरेज हो जाएगा 44 का, और ये जो 10 मोस्ट एजेड पीपल है इनका एवरेज है 54 का, तो कितने का डिफरेंस है 10 ईयर्स का डिफरेंस है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ चावला फैमिली इज 25% लेस देन द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ पाटिल फैमिली। Total earning of Chawla family is 20% more than total earning of Patil family. The number of family members in Patil family is what percent of number of family members of Chawla family? So for Chawla family, एवरेज अर्निंग क्या है 25% लेस है एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ पाटिल फैमिली। तो अगर पाटिल फैमिली का एवरेज अर्निंग 4 यूनिट से या 4 रुपीज है लेटेस्ट से, तो चावला फैमिली का 3 रुपीज होगा, 25% कम है। और फिर हमें नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो लेटेस्ट से चावला फैमिली में N1 लोग हैं, पाटिल फैमिली में N2 लोग हैं, ठीक है। और फिर हमें पता है टोटल अर्निंग के बारे में चावला फैमिली में 20% ज़्यादा है, यानी कि 1/5 ज़्यादा है। तो अगर 5 अर्निंग होगी पाटिल फैमिली की, तो चावला फैमिली की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और अर्निंग क्या होगी टोटल अर्निंग होगी एवरेज अर्निंग मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पीपल, यानी कि 3N1 डिवाइड बाई 4N2 विल बी इक्वल टू 6/5, ठीक है, क्लियर है। 3N1 बाई 4N2 इज इक्वल टू 6/5, ऐसा सच एवरेज का क्वेश्चन तो नहीं है, बट ठीक है समझ लेते हैं। तो N1/N2 क्या आ जाएगा, यहाँ से N1/N2 की वैल्यू आ जाएगी 6/5 इंटू 4/3 इंटू 4/3, यानी कि 24/15, 3 से काटेंगे तो N1/N2 आ जाएगा हमारा 8/5। और N1 किस फैमिली का है, चावला फैमिली का, और N2 है पाटिल फैमिली का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन पाटिल फैमिली इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ चावला फैमिली, यानी कि बेस में क्या आएगा, कंपैरिजन हम किसके कर रहे हैं, पाटिल फैमिली वाले मेंबर्स कितने परसेंट है चावला फैमिली का, यानी चावला वाले बेस में आएंगे, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, उलट पलट करना पड़ेगा। N2/N1 हो जाएगा हमारा 5/8, तो 5/8 कितना होगा, 5/8 इज 4/8 + 1/8, यानी कि 62.5%। आंसर आ जाएगा 62.5%। ये लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है, बिकॉज अगर ऑप्शन में गिवन होता है लेट अस से 160%, तो कंफ्यूज होकर कभी कभी मार्क कर सकते हो। तो ये लास्ट लाइन को कॉशियसली पढ़ना है कि कौन सा बेस में आएगा और किसकी वैल्यू हमें काउंट करनी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन कई बार क्वेश्चन गलत करा देता है सब कुछ सही करने के बाद भी, कुछ लोग तो पक्का गलत करते हो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉय बॉट आर्टिकल्स एट ₹30 पर आइटम, ही सेल्स देम फॉर ₹2, ₹4, ₹6 एंड सो ऑन, यानी कि एक एपी बन रहा है, पहला आइटम उसने ₹2 का सेल किया, दूसरा 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का एंड सो ऑन। उसका इंटेंशन क्या है, ही इंटेंट्स टू मेक एटलीस्ट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% का प्रॉफिट उसको बनाना है। ₹20 का परचेज किया है उसने, अगर 40% का प्रॉफिट बनाना है, यानी कि +40 करना है, +40% करना है, 40% कितना होगा 20 का, ₹8 होगा, यानी कि ₹28 पे उसको सेल करना पड़ेगा ऑन एन एवरेज।
क्योंकि सारे आइटम्स का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। इज दैट सो? 28 रुपीज़ पे सेल करना पड़ेगा, तो मिनिमम कितने आर्टिकल सेल करने पड़ेंगे? बेसिकली ये जो एपी बन रही है इसका एवरेज ऑफ एपी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28, बट मिनिमम चाहिए तो एपी का जो एवरेज है दैट शुड बी इक्वल टू, एपी का एवरेज शुड बी इक्वल टू 28 रुपीज़। मिनिमम हमको पता है किसी भी एपी का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि 2 प्लस अगर लास्ट टर्म हमारा x है डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 प्लस एक्स विल बी 56, x विल बी 54, लास्ट टर्म आ जाएगा 54। ठीक है, और हर एक टर्म क्या है? हर एक टर्म क्या है? इस एपी का जनरल टर्म है 2n, पहला है 2, दूसरा है 4, फिर 6, यानी कि 54 क्या है? 2 इंटू 27, यानी कि n विल बी इक्वल टू 27, यानी मिनिमम वैल्यू n की आ जाएगी 27। मिनिमम वैल्यू पूछिए, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहां पे देखो लैंग्वेज में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वेरिएशन पे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इस ईयर ही आया है कि एटलीस्ट की बात की, अगर एटलीस्ट की जगह यहां पे होता मोर देन, तो फिर हमारा आंसर 28 होता, बिकॉज फिर 27 पे काम नहीं चलता, उसका 28 रुपीज़ पे उसका प्रॉफिट नहीं होता, 40% होता, पर उसको उससे काम नहीं चलता। ठीक है, उसकी भूख नहीं मिटती, उसको चाहिए ज़्यादा, 40% से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो उस केस में फिर डेफिनेटली 28 से ज़्यादा हमारा एवरेज आना चाहिए, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एन वुड हैव बीन 28 इन दैट केस। क्लियर है? अगर ऐसा तो होता तो, ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में, पर अगर ऐसा होता तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्टाइपेंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज ₹50 per day. The difference between maximum and minimum stipend is ₹45. If these two students are excluded, तो एवरेज हमारा डिक्रीज कर जा रहा है ₹1 से। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। मिनिमम अर्निंग लाई बिटवीन ₹42 to ₹47 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ प्राइम नंबर। एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, प्राइम नंबर को कितनी बार यूज किया इन्होंने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्राइम नंबर है, ओके। वेयर बोथ द डिजिट्स आर ऑल्सो प्राइम, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली? ठीक है, पहले हम इस सवाल में तोड़ू मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इस सवाल को तोड़ देंगे और सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है एक इन्होंने इस सवाल में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना शुरू हो जाओगे तो अन्य सही टाइम वेस्ट करोगे। हालांकि सॉल्यूशन हम देखेंगे इस क्वेश्चन का, बिकॉज हो सकता था कि ये जो लाइन दी है ये ना दी होती या कुछ और कंसर्न होता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक प्राइम नंबर है, साथ में बोथ द डिजिट्स आर ऑल्सो प्राइम। ओके, क्या 31 में 2 डिजिट्स प्राइम है? नहीं है, 1 कोई प्राइम थोड़ी होता है। 37 में हाँ 2 डिजिट्स प्राइम है। 43 में 4 प्राइम नहीं होता, 47 में 4 प्राइम नहीं होता, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37। क्वेश्चन इज डन, खत्म हो गया सवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, क्वेश्चन इज डन, खत्म, टाटा बाय बाय। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया हमारा। अब इसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी इज्जत भी बख्शते हैं। तो एवरेज स्टाइपेंड हमारा गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ₹50 पर डे। तो अगर टोटल हम मान लें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू n। ठीक है, इसमें अब फिर क्या है? मैक्सिमम स्टाइपेंड एक बंदे को मिल रहा है, किसी को मिनिमम मिल रहा है, और दोनों का डिफरेंस 45 है। तो मैक्सिमम वाला अगर हम a मान लें, मिनिमम वाले को b मान लेते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 45। फिर क्वेश्चन कहता है अगर हम इन दोनों स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर दें तो एवरेज हमारा 1 से डिक्रीज कर जाएगा। अभी है 50 एवरेज, एवरेज हमारा 1 से डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी अगर एवरेज 50 है, सम क्या होगा? 50 इंटू n, ये सम होगा। अब इन दोनों स्टूडेंट्स को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स बचे? n-2 बचे, और एवरेज बचा कितना? 49, 1 से डिक्रीज कर गया है, 49 हो गया। इज दैट इट? सो क्लियर है? पर ये दोनों बराबर थोड़ी होंगे, ए और बी को हमने रिमूव किया तो उनको भी ऐड कर दो, प्लस a प्लस बी। अब ये दोनों बराबर होंगे इक्वेशंस। क्या ये क्लियर है? 50n विल बी इक्वल टू n-2 इंटू 49 प्लस a प्लस बी। तो ये वैल्यू क्या है? दिस इज 49n माइनस 98 प्लस a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 50n। तो 50n में 49n सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n विल बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस 98। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब समझते हैं, a माइनस बी 45 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनिमम अर्निंग्स लाई बिटवीन ₹42 to ₹47, और मिनिमम अर्निंग है हमारी b, यानी कि b इज बिटवीन 42 एंड 47। और जब हमको पता है कि b और a के बीच का डिफरेंस 45 का है, तो अगर हम b की इनइक्वालिटी पे, यानी कि 42 में अगर 45 ऐड कर दें तो हमें a के बारे में पता चल जाएगा। अगर b हमारा मिनिमम अर्निंग हमारी 42 से 47 के बीच में लाई कर रही है, तो मैक्सिमम अर्निंग क्या होगी? 42 प्लस 45 से लेके 47 प्लस 45 के बीच में लाई करेगी। इज दैट इट? सो यानी कि 42 प्लस 45 इज लेस देन a,
एंड ए इज लेस देन 47 प्लस 45, और 42 प्लस 45 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 87 इज लेस देन ए एंड ए इज लेस देन, ये कितना होगा, एक सेकेंड, ये आया है 87 और ये वैल्यू, हाँ 92 आएगी, ठीक है, 87 से लेकर 92 के बीच में होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम a प्लस बी के बारे में बात कर लें, अगर हमें a के बारे में क्लियर है, b के बारे में क्लियर है, तो क्या a प्लस बी के बारे में बात कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। a प्लस बी क्या होगा, मिनिमम कितना आएगा 42 प्लस 87, यानी कि यहां से हमें ये बात क्लियर होगी, a प्लस बी हमारा 129 मिनिमम वैल्यू है a प्लस बी की, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 90 प्लस 40 प्लस 9 139, यानी कि इसके बीच में होगा, 129 139 होगा नहीं, इसके बीच में होगा। और अगर a प्लस बी के बारे में पता है तो a प्लस बी माइनस 98 के बारे में पता चल जाएगा, इजंट इट सो। a प्लस बी माइनस 98 कितना होगा, 98 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों वैल्यूज में, तो a प्लस बी माइनस 98 मिनिमम होगा हमारा 129 माइनस 98 यानी कि 31, और मैक्सिमम कितना होगा 139 माइनस 98 यानी कि 41, 31 से लेके 41 के बीच में वैल्यू होगी हमारी, और प्राइम नंबर होना चाहिए, तो क्या पॉसिबल है हमारे पास 37 ही अकेली वैल्यू है 31 से 41 के बीच में, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, बिकॉज 31 या 41 होना नहीं है, इसके बीच में लाई करना, बिटवीन की बात की है, ठीक है, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्लियर है, तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये लंबा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, शॉर्ट तरीका क्या है हमने पहले ही देख लिया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आता है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इन एन एरोप्लेन 20 पीपल आर एजेड 45 ईयर्स एंड अबव, तो 20 ऐसे पीपल हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 45 ईयर्स के हैं, और एट मोस्ट 26 पीपल आर लेस देन 45 ईयर्स ऑफ ओल्ड, यानी कि लेस देन इक्वल टू 26 पीपल हैं जो कि हमारे 26 नंबर है, लेस देन इक्वल टू 26 मैक्सिमम हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितने हैं, बस एटमोस्ट के बारे में पता है। और इनका एज कितना है, लेस देन 45 ईयर्स है, एवरेज, ठीक है, एवरेज नहीं, लेस देन 45 ईयर्स है सबकी एज, और एवरेज भी ऑब्वियसली कम ही होगा। एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द एरोप्लेन इज 32, एवरेज एज सबका मिला के है 32, और वी हैव टू फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज ऑफ द पीपल विद एज लेस देन 45 ईयर्स, यानी कि इनकी हमें मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज एज चाहिए, इनको मैक्सिमाइज करना है, इनकी एवरेज एज को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर इन बंदों की एवरेज एज को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो जब भी हमें, जैसे हमने आज मॉर्निंग में सेट थ्योरी में भी देखा कि जब भी हमें मैक्सिमाइज करना है एक वैल्यू को, तो बाकी वैल्यूज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। बाकी वैल्यूज का मतलब है बाकियों के एवरेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, बाकियों के एवरेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा, बाकी वैल्यू का मतलब इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे। कि अगर हमें 45 ईयर्स से कम एज वाले बंदों का एवरेज मैक्सिमाइज करना है, एवरेज सबसे ज़्यादा चाहिए, तो 45 ईयर से ज़्यादा एज वालों का एवरेज सबसे कम चाहिए हमको। और सबसे कम कितना कम हो सकता है इनका एवरेज, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तो डेफिनेट सी बात है कि सबसे कम इनका एवरेज होगा 45 ईयर्स, तो इसको मिनिमाइज कर दो, इनका एवरेज हम 45 ईयर्स के बराबर कर देंगे। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये एवरेज हमारा एक्स आने वाला है, और लेट अस से ये जो नंबर है इनका, इन बंदों का, वो एन है। अब इक्वेशन बनाते हैं, अपनी इक्वेशन बनाते हैं। सबका एवरेज मिला के 32 है, और टोटल बंदे कितने हो गए, ये एन है, ये 20 है, तो 32 इंटू एन प्लस 20। इन 20 बंदों का सम क्या आएगा, ठीक है, ये सम आ गया सबका, इन 20 बंदों का सम आएगा 20 इंटू 45, और बचे हुए का सम आएगा एन इंटू एक्स, ठीक है, और ये इक्वल होगा 32n प्लस 32 इंटू 20 इज इक्वल टू 45 इंटू 20 प्लस एन एक्स, ठीक है। अब इसको पूरे के पूरे को इधर लेके चले जाएंगे, 32 में से 45 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये माइनस 13 हो जाएगा, यानी कि 32n माइनस 13 इंटू 20 यानी माइनस 260 इज इक्वल टू एन एक्स। यहां से x हमारा आ जाएगा 32n माइनस 260 अपॉन n। अब 32n में n डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 माइनस 260 डिवाइडेड बाई n। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर होती है, ठीक है। तो x हमारा हो गया 32 माइनस 260 डिवाइडेड बाई n। अब हमको कुछ करना क्या है, x को हमें करना है मैक्सिमाइज। तो अगर x को मैक्सिमाइज करना है और ये वैल्यू है 32 माइनस 260 बाई n, तो जो वैल्यू हम घटा रहे हैं उसको कम से कम करेंगे, जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 260 बाई n, दिस शुड बी मिनिमम। जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारा वैल्यू आएगा x का, तो 260 बाई n शुड बी मिनिमम। और अगर 260 बाई n को मिनिमम होना है, तो जो n हम डिवाइड कर रहे हैं जिस वैल्यू से, वो बड़ी से बड़ी होगी तभी तो मिनिमम होगा। अगर मान लो n हमारा इक्वल टू 1 आ गया, तो 260 बाई n ही 260 हो जाएगा,
बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 1 होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज निगेटिव में थोड़ी आएगी एवरेज, बट समझा रहा हूं कि हमें n को क्या करना पड़ेगा इस केस में, अगर 260/n को हमें मिनिमम करना है तो n को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और हमें गिवन है कि n लेस देन इक्वल टू 26 होगा, यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 26। तो यहां से हमें x मैक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, x मैक्सिमम कितना आएगा, तो x मैक्स विल बी इक्वल टू 32 माइनस 260/26, तो 32 माइनस 10, एंड हेंस हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 22 ईयर्स। क्या ये लॉजिक समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कितना प्यारा सवाल था ये, ठीक है। करने को आप वैसे भी हो सकता है कि आप बिना जाने बिना समझे आप कह दो नहीं N26 होना चाहिए, बट लॉजिक क्लियर होगा तो ही क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पा रहे हो, और फिर एक्चुअल में जब नया क्वेश्चन आएगा तो उसको कर पाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो भी हमने हर एक चीज़ देखी, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया तो क्यों किया, ठीक है। सॉल्यूशन बताने को कई बार ऐसे ही बताया जा सकता है कि हम कुछ ना बताएं और सीधे आपको बता दें और 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कि हमने वैल्यूज पुट कर दी, खत्म कर दिया सवाल को, बट लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी इत्तू सा जित्तू सा डाउट हो वो आप पूछ लेना, कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। तो उन डाउट्स को भी हम सॉल्व करेंगे, और सेशन अगर पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड से भी शेयर करना है, और जो रेलेवेंट चैनल्स अगर वहाँ पे शेयर करना चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और भी एक दो सेशन अभी अपलोड करने के प्रोसेस में है, करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।